अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री एजुकेटर लेक्चर सीरीज की तीसरी वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चूंकि हर एग्जाम के अंदर जो मेजर पोर्शन होता है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो केमिस्ट्री रिलेटेड पोर्शंस हैं वहां से पूछे जाते हैं। मोस्टली स्टोचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ जो थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक्स की प्रॉब्लम्स हैं वो भी पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। इस वीडियो में स्टोचियोमेट्री के रिलेटेड जो 15 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा और यही प्रॉब्लम्स मैंने देखा है पीपीएससी के पास पेपर में इन्हीं से इश्यूज को ड्राइव किया हुआ है, यानी इनसे मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स ही पास पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं इन प्रॉब्लम्स को। जी, तो पहले प्रॉब्लम में देखें, हमसे कहा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें। जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनके अंदर 15 लीटर ऑफ H2 गैस में है एट एसटीपी पे, 5 लीटर ऑफ N2 गैस है, 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस है और 10 ग्राम ऑफ O2 गैस है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं पहले ऑप्शन के अंदर। इससे पहले कि हम फाइंड आउट करें, आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमारे पास मोल है। अगर मोल्स हमारे पास आ जाते हैं तो हम मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो कि हमें रिक्वायर है। तो हमने निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने से पहले हम निकालेंगे मोल्स। आपको दिया गया है 15 लीटर दिया गया है H2O गैस का, और एसटीपी पे आपको मालूम है कि 22.414 लीटर जो है या डीएम क्यूब, ये बराबर होते हैं 1 मोल के। अच्छा, सिंगल मोल के बराबर होते हैं। अगर 1 लीटर हो तो कितने मोल के बराबर होगा? मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं 1/22.414। और अगर हमारे पास 15 लीटर हैं तो ये कितने के बराबर होंगे? 1/22.414 मल्टीप्लाई 15। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इससे वो आएगा 0.67। तो यहां पे हमारे पास पहले ऑप्शन के अंदर ये आ गया। अब इसको कंपेयर करेंगे जब दूसरों का निकालेंगे तो सेकंड ऑप्शन को देखें। सेकंड ऑप्शन को भी इसी तरीके से करेंगे कि 22.414 लीटर के अंदर 1 मोल होता है। तो हमारे पास जो 5 लीटर नाइट्रोजन है उसके अंदर कितने मोल होंगे? तो 1/22.414 मल्टीप्लाई 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास है 0.22। तो इतने मोल्स जो हैं वो इसके अंदर हैं हमारे पास नाइट्रोजन में, और 0.67 मोल जो थे वो हाइड्रोजन के अंदर थे। और अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स निकालें तो इसको सिंपल Na से मल्टीप्लाई कर दें, इसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और इसको सिंपल Na से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इन दोनों के मॉलिक्यूल्स अब हमारे पास आ चुके हैं, और इनमें हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन वाला ये ऑप्शन है उसके ज्यादा है। हम नीचे चलते हैं और नीचे वालों के भी निकालते हैं। 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस है, तो आपको पता है कि इसके मोल्स निकालें तो ग्राम में दिया गया है, तो 0.5 ग्राम को आप इसके मोलर मैस से जो कि है 1.008 ग्राम पर मोल उससे डिवाइड करवाएं तो ये आपका आंसर आएगा 0.25। इसको Na से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके मोल्स आ जाएंगे। तो जो तीसरा ऑप्शन है उसके ये मोल्स आ गए। अब चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। चौथे को देखें, 10 ग्राम है तो इसको भी डिवाइड करवाएं। O2 का मैस कितना होता है? 32। तो 32 से डिवाइड करवाएं, 16 है ना O का, तो डबल कर दें इसको तो O2 का आ गए। अब इनको डिवाइड करवाएं तो इससे हमारे पास आंसर जो आएगा वो 0.31 आएगा, और इसको Na से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाए। अब जरा कंपेयर करें, ये लास्ट ऑप्शन के हैं, ये सेकंड लास्ट के हैं, ये सेकंड के हैं और ये फर्स्ट के हैं। तो इन सब में हमें मालूम हो रहा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन तो था उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है इसमें। अब इसके रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स आगे आते हैं, ये इससे ड्राइव होकर आते हैं, वो इंशाल्लाह आप कर लेंगे इसी तरीके से कि अगर आपने लीटर से निकालने हैं तो एवोगैड्रो लॉ को लगाएं, और अगर आपने ग्राम से निकालने हैं तो सिंपल ग्राम को मोलर मैस से डिवाइड कर दें, या अगर कोई मोनो एटॉमिक आता है तो उसके एटॉमिक मैस से डिवाइड कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास Na कहा गया, Na अगर एवोगैड्रो नंबर है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालें इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइडाइन। इनके अंदर आपने क्या करना है कि आपने इसके क्या निकालने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ये आप जरा गौर से देखिएगा, चूंकि ये फर्स्ट टाइम इस तरह का जो न्यूमेरिकल्स है वो आप शायद देख रहे होंगे, और ये भी एक पास्ट पेपर के अंदर जो है पूछा गया था। मेथड इसका क्या है निकालने का? आपके पास क्वांटिटी दी गई है, आप इसके निकालें। सबसे पहले मोल्स निकालें। तो मोल्स निकालने का कहूं कि मोल्स निकालने का जो मेथड है वो ये है कि आप डिवाइड कर दें मोलर जो आपका गिवन मैस है उसको उसके मोलर मैस से। तो मोलर मैस, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये नाइट्राइड आइन है 3- है, यानी एक ही नाइट्रोजन
उसने 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिसीव किए हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो इसका एटॉमिक मास से डिवाइड करवाएं 14 से, तो आपके पास इसका जो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएगा 0.3। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 0.3 है। अच्छा, अब हमने निकालने हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। हम निकालेंगे कि 0.3 इसके मोल्स हैं, तो क्या इसके अंदर आइंस कितने हैं। हमने पढ़ा है ना, हमने चूंकि आखिरकार जाना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है वो तो आइंस की डिटर्मिनेशन के बाद ही फाइंड आउट होंगे। तो आइंस की डिटर्मिनेशन के लिए जरूरी है कि आप इसको जो आपके मोल्स आए हैं उसको उसके एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें। याद रखिएगा, आइंस, मोलिक्यूल्स, ये कुछ चीजें हैं। आइंस अगर आपने फाइंड आउट करने हो, एटम्स किसी चीज के अंदर जिसके मोल दिए गए उसमें फाइंड आउट करने हो, या आपने किसी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हो, तो आप मोल्स निकालेंगे और मोल्स निकालने के बाद उसको जरब दे देंगे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो आपके पास आइंस आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो हमने निकालने हैं अभी आइंस, तो मोल्स हमारे पास आ चुके हैं। इन मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके आ गए आइंस। अब ये उस स्पीशी के अंदर जो है इतने आइंस मौजूद हैं। अच्छा, अब यहां पे देखें, हमने आइंस नहीं निकालने, हमने निकालने थे इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जरूरी है कि हम देखें कि नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हैं कितने, क्योंकि ये नाइट्राइड आयन है। और आपको पता है सिंगल नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, और 3 इसने वसूल किए हैं, तो टोटल इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 एक आयन के अंदर, और टोटल आयन्स हैं इतने, यानी टोटल आयन्स ये आपके पास हैं, और एक आयन्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 को मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो जरा देखिएगा 0.3 को आप मल्टीप्लाई करें 8 से, और इसको नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से, तो आप देखेंगे कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.4 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसके अंदर जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आप देख लें इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो ए ऑप्शन जो है वो यहां पे राइट है, बाकी जो है वो आंसर हमारे नहीं मिल रहे। क्वेश्चन नंबर 3, आपने फाइंड आउट करना है एटॉमिक वेट। दो आइसोटोप्स आपको दिए गए हैं, तो एटॉमिक वेट आप फाइंड करेंगे कैसे भला। फार्मूला आपको याद है, जो पहला आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास कितना है 10, उसको उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 19। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अच्छा उसके बाद जमा करें। जो दूसरा आइसोटोप है उसका एटॉमिक वेट है 11 और उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 81, और इनको भी मल्टीप्लाई करें और टोटल को डिवाइड कर दें 100 से। जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा, इनको डिवाइड करने के बाद 10.81 AMU। तो अब देख लें इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, तो जो हमारे पास ए ऑप्शन है ये राइट है। अब देखिए सिंपल सा तरीका था कि आप उसका लें एटॉमिक मास उस आइसोटोप का और उसको उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये दो हैं, 3 आइसोटोप्स आ जाएं तो आप ऐड करके उनको तीसरे को भी ऐड कर सकते हैं, 4 आ जाएं तो चौथे को भी ऐड कर लें, और इस तरीके से आप जो है इस MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमसे पूछा गया है कि आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड आउट करें 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में। तो बहुत आसान सा तरीका है, सबसे पहले आप मोल्स फाइंड आउट करें, और मोल्स को फाइंड आउट करने का प्रोसीजर यह है कि आप गिवन मास को डिवाइड कर दें मोलर मास से, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और इन नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर से, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखें कि टोटल एक मॉलिक्यूल जो CO2 का है उसके अंदर एक C है, यानी एक कार्बन है, और 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। हमने टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 हैं, तो ये तो टोटल हैं। तो टोटल के अंदर कितने होंगे, आप टोटल से मल्टीप्लाई करवा दें इसको, तो ये हमारे पास आ गया 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, और इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 0.602 मल्टीप्लाई 10⁻23, और जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी पॉइंट को आप एक पॉइंट को उधर लेके जाएं, तो यहां से 23 से एक कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻22। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। आप चेक करें कौन सा ऑप्शन है, तो ये बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, इसमें आपसे कहा गया है कि फाइंड आउट करें नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन
6.02 मल्टीप्लाई 10⁻24 जो आपके पास CO के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर, यानी CO के इतने मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, आपने उसमें ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है। अब जरा सोचें, दिमाग पे जोर दें और ये देखें कि जब मॉलिक्यूल्स हमारे पास हमने निकालने होते थे तो हम मोल्स को मल्टीप्लाई करते थे किसके साथ? मोल्स को मल्टीप्लाई करते थे एवोगैड्रो नंबर से। अब हमने जाना है वापस ग्राम मॉलिक्यूल्स की तरफ, और ग्राम यानी ग्राम से हम आते थे मोल्स में और मोल से फिर चलते थे मॉलिक्यूल्स में। अब रिवर्स चलेंगे, यानी मॉलिक्यूल से हम वापस जाएंगे मोल्स में। तो हमें पता है कि एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते थे? एवोगैड्रो के मुताबिक इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये तो हमें चीज मालूम है। अब देखें इसका रिवर्स कैसे चलेंगे। हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, हमने उसमें फाइंड आउट करने हैं मोल्स कितने हैं। तो जितने आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिवाइड कर दें आप, जो आपके पास एक मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक मोल में मॉलिक्यूल होते हैं 23, तो ये इससे कट गया, ये 23 है ऊपर गया, और 10⁻24 में से 23 को माइनस करें तो 10 आ गया। ये आपके पास आ गए मोल्स। आपने फाइंड आउट करना है ग्राम मोल्स। तो आपको मालूम है ये CO है, दोबारा जरा गौर करें, CO है, यानी एक इसमें C का शेयर है और एक O का, और ये किस रेशो से हैं? ये 1:1 से हैं। इसका मतलब कि ये इतने जो मोल्स हमारे पास आए हैं, इसके अंदर ग्राम मोल्स जो हमारे पास आए हैं, इसके अंदर आधे C के हैं और आधे O के हैं। तो 10 को डिवाइड कर दें 2 से, तो ये हमारे पास जो आ जाएंगे ग्राम मोल्स, ये होंगे ऑक्सीजन के, और ये है 5 ग्राम मोल्स। तो राइट ऑप्शन होगा 5। अब देख लें कौन सा राइट ऑप्शन है, तो बी जो है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर होगा अगर कंप्लीट कंबस्टन करनी हो 2.8 ग्राम इथाइलिन की। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए कि इसकी इक्वेशन क्या है, C2H4, ये तो हो गई इथाइलिन। इसमें आप कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन को ऐड करें कि हमारे पास जो कंबस्टन का प्रोसेस हो और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स बने। इक्वेशन को जरा बैलेंस कीजिए, तो यहाँ पे अगर हम 3 लगाएं, यहाँ पे 2 लगाएं और यहाँ भी 2 कोफिशिएंट लगाएं, तो इक्वेशन जो है ये हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। अब जरा गौर करें कि अगर हम मैस कंपैरिजन करते हैं, मोलर मैस इनका फाइंड आउट करते हैं और उसका इनके साथ कंपैरिजन करते हैं, तो हमारे पास क्या रेशो आती है? C2 है, तो C2 मींस 2, इसके अंदर जो है इसका अगर एटॉमिक मैस जो हम कार्बन का लिखें तो 12, और इसमें 4 ऐड करें तो ये कितना बनेगा? 24 और 4 28। अगर जो एक टर्मिनोलॉजी कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर ये यूज हो रही है कि आप मोल्स को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो रिक्वायर सोल्यूशन है वो हासिल हो सके। तो 28 kg हम इसको लिख सकते हैं। जरा इसका निकालें तो एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 का 32, और 32 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 96 kg। और अच्छा इन दोनों का आ गया। अब जरा चेक करें इन दोनों के मैस को कंपैरिजन करें, यानी 28 kg C2H4 को बर्न करने के लिए हमें चाहिए 96 kg ऑक्सीजन, यानी 28 kg इथाइलिन को यानी C2H4 को बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 96 kg O2 चाहिए हमें। लिहाजा अगर हम 1 kg इथाइलिन को बर्न करना चाहते हैं तो इसके लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी? ये जो 28 है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, हमें ये क्वांटिटी चाहिए ऑक्सीजन की। लेकिन हमें रिक्वायर पूछा क्या गया है, ये कहा गया है कि अगर 2.8 kg आप इथाइलिन को बर्न करें तो कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर होगी कंप्लीट बर्निंग के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, 96/28 मल्टीप्लाई 2.8, इसको सॉल्व करें तो आपका फाइनल आंसर आएगा 9.6 kg। तो फाइनल आंसर है 9.6 kg। अब आप फाइंड आउट कर लें कि ऑप्शंस के अंदर ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये थर्ड ऑप्शन है जी। तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहते हैं कि एसटीपी के ऊपर डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर्स फाइंड आउट करें और वो भी ग्राम पर लीटर में, और इन ऑप्शन में से बताएं कि कौन सा ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली उसको कैरी कर रहा है। तो जरा सोचें और ढूंढें कि कोई इसका फार्मूला लग सकता है। हाँ जी, एक फार्मूला है इसका, और वो क्या है? अगर आपने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा है
तो आपको पता है कि 22.414 जो लीटर हैं ये बराबर होते हैं 1 मोल के। और हमें यह भी पता है, यहां पे चूंकि हम CCl4 की बात कर रहे हैं तो हम इसी को कंसीडर करेंगे, और कंडीशन भी क्या है, एट STP। तो 1 मोल जो है ये कितने ग्राम के बराबर होगा, 1 मोल CCl4 कितने ग्राम के बराबर होगा, इसका मोलिक्यूलर वेट होता है 154 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, 154 ग्राम। तो आपके पास मैस भी आ गया और आपके पास वॉल्यूम भी आ गया। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करनी है डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम, और यहां पे मैस है 154 ग्राम और वॉल्यूम है 22.414 लीटर या DM3। तो जरा इसको सॉल्व करें तो फाइनल आंसर आएगा 6.875 ग्राम पर लीटर। तो जरा देखें कि कौन सा ऑप्शन इसको अप्रोक्सीमेटली मैच कर रहा है। तो ये ए ऑप्शन जो है ये इसको मैच कर रहा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है और इसका करना है कंबस्टन एनालिसिस। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा 3 इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एलिमेंटल एनालिसिस करें इसका, 2% आपको दी गई हैं, यानी एक कार्बन इसमें होता है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन। तो 2% आपको दी गई हैं। कार्बन आपको दिया गया है 38.71%, हाइड्रोजन जो कॉन्सेंट्रेशन दी गई 9.67% है, और ऑक्सीजन नहीं दी गई। तो पहले तो ऑक्सीजन को फाइंड आउट करें। टोटल कंपाउंड 100% था, और 100% में से अगर आप कार्बन की और हाइड्रोजन की परसेंटेज को ऐड अप करके निकाल दें तो ये बाकी बच जाएगा आई थिंक 51.62%। तो हमने सबसे पहले इनकी क्या की, परसेंटेज निकाल ली। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप इनको इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करें। तो कार्बन की परसेंटेज को इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करें। आंसर क्या आएगा, जब कार्बन की परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.23। इसी तरीके से जब हाइड्रोजन की परसेंटेज को इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 9.59, और जब ऑक्सीजन की परसेंटेज को इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास अगेन 3.23। जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप जो लोवेस्ट क्वांटिटी है उससे सबको डिवाइड कर दें। तो लोवेस्ट क्वांटिटी तो 3.23 है ना, तो 3.23 से सबको डिवाइड करें। इसको डिवाइड करेंगे तो सिंगल 1 आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 आंसर आएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आपके पास कार्बन है, ये आपके पास हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो इंपीरिकल फार्मूला बनाएं जरा, CH3O। तो CH3O जो है ये हमारा इंपीरिकल फार्मूला है। जरा देखें ये कहां पे है, तो ये जनाब फर्स्ट ऑप्शन में है। इस तरीके से आप 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। जी तो क्वेश्चन नंबर 9 अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। जरा देखें कि कहते हैं व्हाट वेट ऑफ CuO विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड 2000 kg कॉपर, यानी आपको 200 kg कॉपर, आपको 200 kg कॉपर दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इस इतना कॉपर प्रिपेयर करने के लिए Cu की कितनी क्वांटिटी जो है वो हमें चाहिए। तो सबसे पहले इक्वेशन हम लिखते हैं, इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, 2CuO गिव्स, ये कितनी इसकी क्वांटिटी हो कि ये हमें Cu प्लस O2। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आपको यहाँ पे Cu की जो क्वांटिटी दी गई है ये 200 kg है। कहते हैं कि 200 kg बने, आप बताएं कि कितना CuO हमें चाहिए होगा जिससे ये बने। तो ये प्योर स्टोचियोमेट्रिक न्यूमेरिकल है। अब देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि हम 200 kg के मोल्स निकाल लेते हैं, फिर उनको कंपेयर करेंगे। तो जरा मोल निकालें। Cu का मोलिकुलर वेट होता है 63.546 है Cu का, और हमने निकालने हैं मोल्स। तो गिवन मैस को डिवाइड कर दें 200। पहले एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि इसको पहले कर लें ग्राम में, चूंकि मोलिकुलर वेट हमारे पास ग्राम पर मोल में है तो हम इसको पहले ग्राम में करते हैं। तो 200 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 63.546। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास कितने मोल बनेंगे, 3147.3 मोल्स। ये मोल्स किसके बने हैं, ये मोल्स बने हैं हमारे पास इस कॉपर के।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है कि 2 मोल्स कॉपर हो तो ये कितने CuO से प्रोड्यूस हुई है, ये 2 मोल CuO से प्रोड्यूस हुई है, यानी कॉपर ऑक्साइड 2 मोल होगी जिससे 2 मोल कॉपर प्रोड्यूस होगी, एलिमेंटल कॉपर। तो अगर Cu 1 मोल हो तो ये 1 मोल ही होगी, और अगर ये Cu इतनी प्रोड्यूस हुई है तो इसका मतलब इक्वल मोल्स है ना, तो CuO भी इतनी ही होगी। अब हमारे पास मोल्स यहां से हमने कंपेयर करके, यानी पहले हमने कंपेयर किया ये 2:2 है, फिर हमने कंपेयर किया 1:1 है, फिर हमने ये कंपेयर किया कि अगर ये इतनी है तो ये भी हमारे पास जो है ये इतनी ही होगी। अब हमने ये नहीं निकालना, हमें मोल नहीं चाहिए, हमने निकालना है ग्राम में कितना वेट होगा। तो CuO का मोलिकुलर वेट जरा मालूम करें, ये होता है तकरीबन 79.45546, ये एटॉमिक वेट होता है CuO का। CuO के मोल आ चुके हैं, हमने कंपैरिजन से मोल्स निकाल लिए हैं, तो इन मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें इस मोलिकुलर वेट के साथ जो कि है 79.546, और इससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 250347, लेकिन ये ग्राम में है, हमें चाहिए कि इसके अंदर केजी में, तो 1000 पे डिवाइड करें तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 250.347 केजी। अब चेक करें कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे फाइनल आंसर से मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे फाइनल आंसर से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, टाइट्रेशन के रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, और सॉल्यूशंस के चैप्टर्स में भी इस तरह के न्यूमेरिकल जो हैं ये पूछे जाते हैं। कहते हैं अमाउंट कितनी NO की चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए 100 ml इतने मोलर सल्फ्यूरिक एसिड को। तो सबसे पहले तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए इसकी, तो H2SO4 प्लस 2 मोल अगर NaOH के हों और ये इससे रिएक्ट करे तो टाइट्रेशन के बाद हमारे पास Na2SO4 प्लस 2H2O, ये फाइनल जो है ये हमारे पास आ जाती है इसकी फाइनल इक्वेशन। अच्छा, अब हमारे पास हमने निकालने हैं, ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, हमें गिवन क्या है 100 ml 0.1 मोलर H2SO4 है। जरा अगर आप मोलैरिटी वाला फार्मूला देखें तो मोलैरिटी वाले फार्मूले में मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ओवर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे लीटर ऑफ सोल्यूशन भी दिया गया है, यानी मिलीलीटर में दिया गया है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हमें रिक्वायर है मोल्स, तो मोल्स ऊपर ही रह गए, और मोलैरिटी है 0.1 मोलर मल्टीप्लाई जो लीटर ऑफ सोल्यूशन है ये हम बना देते हैं 100 ml का कितना बनेगा, 1000 से डिवाइड करें तो 0.1 लीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.01, तो ये हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। लेकिन क्या हमें सिर्फ मोल्स रिक्वायर है, नहीं, हमने निकालनी है NaOH की अमाउंट, कि NaOH की कितनी अमाउंट चाहिए। इतने मोल्स H2SO4 के हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें, 1 मोल H2SO4 का कितने के बराबर है, 2 मोल NaOH का, तो इसका अगर 0.01 होगा तो इसका कितना होगा 0.02। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है कि NaOH के कितने मोल रिक्वायर होंगे, हमें रिक्वायर होंगे 0.02 मोल्स। अब हमें NaOH के मोल्स तो आ गए, हमें चाहिए इसका रिक्वायर्ड वेट, तो मोल्स जो आए हैं हमारे पास ड्राइव हुए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें NaOH के मोलिकुलर वेट के साथ जो कि ऑलमोस्ट होता है 40 के राउंड अबाउट। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.8 ग्राम। अब सर्च आउट करें कि ये कहां पे ऑप्शन पड़ा है, तो ऑप्शन 4 में है। पास्ट पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन भी एक मरतबा पूछा गया था। स्टेटमेंट ये है कि एक कंपाउंड है, उसके पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल हैं कार्बन एटम से, यानी कार्बन एटम अगर 4 हैं तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, 8 होंगे। हमने फाइंड आउट करना है कि उस कंपाउंड की डेंसिटी क्या होगी इन वेपर स्टेट, कि उनके वेपर्स की डेंसिटी क्या होगी। तो देखें कि कितने एटम हैं, 2 ऑक्सीजन हैं, 4 कार्बन हैं और 8 हाइड्रोजन हैं। अब जरा इनका अगर आप मोलिकुलर वेट निकालें तो 2 ऑक्सीजन 32 आ गया, 4 कार्बन 12 4 48 आ गया, और इनको ऐड अप करते जाएं, 8 हाइड्रोजन तो 8, इन तीनों को ऐड करें तो 88 मोलिकुलर वेट आ गया ग्राम पर मोल। एक रिलेशन को याद रखिएगा, जब डेंसिटी निकालते हैं वेपर की और कोई 2 स्पीशीज गैसेज हों, जैसे हमारे पास ये ऑक्सीजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, और उसके अंदर और भी स्पीशीज हों जो गैसेज ना हों,
तो हम जो गैसेस स्पीशीज जितनी होंगी उतनी पे मोलिकुलर वेट को डिवाइड कर देंगे। तो इसमें एक और एक दो गैसियस स्टेट में है, तो हम जो मोलिकुलर वेट आया है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 44 ग्राम पर मोल जो है ये हमारे पास वेपर प्रेशर होगा उसका जो ओवरऑल कंपाउंड है उसका। तो राइट ऑप्शन हमारा जो है वो सेकंड होगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दोबारा कंबस्शन एनालिसिस का है और एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है आपने। देखें सिंपल तरीके से ये इसको चलेंगे, मैं अभी लिख लेता हूँ CH और N। C कितना है, C है हमारे पास 40%, H कितना है 13.33% और नाइट्रोजन है 46.67%। अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या होता है इनका, हम ये करते हैं कि इनको इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। तो 40 को 12 से, 13.33 को डिवाइड करेंगे 1.008 से और नाइट्रोजन 46.67 को डिवाइड करेंगे 14 से। आंसर देखें इनके जरा क्या होते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट है उसका आंसर बनेगा 3.33, जो सेकंड है उसका आंसर बनेगा जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये बनेगा 30.22 और इसी तरीके से जब तीसरे को डिवाइड करेंगे तो ये भी 3.33 है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें ये करते हैं कि हम लोग इनको आपस में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3.33 से डिवाइड करें जरा, तो ये बन जाएगा 1 और ये ऑलमोस्ट बन जाएगा 4, यानी 3.9 को लिख सकते हैं 4, 3.96 बनेगा और ये दोबारा जो है ये अगेन 1 बन जाएगा। तो इनको मिला के जरा इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाएं, C1 हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन, तो CH4O कहाँ पे है, सॉरी ऑक्सीजन कह रहा हूँ, ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन CH4N कहाँ पे है, CH4N, तो ये वाला हमारा जो है ये राइट ऑप्शन है। Which of the following has the largest number of atoms, ये दूसरा जो हमने किया है, जो पहला ऑलमोस्ट किया है न्यूमेरिकल बिल्कुल उसी की तरीके का है और इसको उसी पैटर्न पे करना है। 0.5 ग्राम दिए गए हैं तो आप इनका मोल्स निकालें और जब आप इनके मोल्स निकालेंगे इनको डिवाइड करने के बाद तो इसके मोल्स आएंगे 0.0079, जब इसके मोल्स निकालेंगे तो ये आएंगे 0.000 है बल्कि 0099 और जब हम नेक्स्ट के देखेंगे तो नेक्स्ट के पहले ही निकाले गए हैं मोल्स 0.25 और जब हम लास्ट के देखते हैं तो इसके मोल्स आते हैं 0.016। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स आते जाएंगे, तो इन सब को इससे कर लें। अब यहाँ पे सीधा आपको नजर आ रहा है ये वैल्यू बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू जो है ये बड़ी है, बाकी सारी वैल्यू स्मॉल हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो C होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, वो इस हवाले से कि इसके अंदर हमारे पास एक इक्वेशन यूज होगी जो हमें रिमेंबर करनी पड़ेगी। अगर आप इस पे कंसंट्रेट करें तो लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स MnO4 के कितने रिक्वायर हैं 1 मोल फेरस ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए। तो इक्वेशन कौन सी है, थोड़ी सी लंबी इक्वेशन है, आप देखिएगा इसको 10FeC2O4 प्लस 6 मोलिक्यूल हैं इसमें KMnO4 के मोल्स हैं और इसके अंदर चूंकि एसिडिक मीडियम है तो 24 H2SO4 है। जब इनका रिएक्शन होता है तो हमारे पास 3 मोल बनते हैं पोटाशियम सल्फेट के प्लस हमारे पास बनते हैं 6 मोल मैंगनीज सल्फेट के और बनते हैं इसमें फेरस सल्फेट भी बनता है 5 मोल इसके, SO4 थ्राइस और इसके साथ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स और साथ ही इसमें एवोल्यूशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये हमारे पास इसका जेनेरिक जो है वो रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखें कि वो कह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल चाहिए 1 मोल फेरस ऑक्सीलेट को कंप्लीटली हमारे पास उसको क्या करने में एसिडिक मीडियम के अंदर ऑक्सीडाइज करने में। तो यहाँ पे देखें तो एक जो 10 हमारे पास मोल फेरिक ऑक्साइड है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने जो मोल्स हैं वो लग रहे हैं मैंगनीज के, तो पोटाशियम के साथ पड़ा हुआ है 6 मोल लग रहे हैं।
10 को ऑक्सीडाइज करने के लिए 6, तो जरा मैं लिखने लगा हूं 10 मोल्स जो हैं ये फेरस ऑक्साइड ऑक्सलेट के, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए लग रहे हैं 6 KMnO4 के। अगर एक मोल फेरिक ऑक्साइड को करना हो, एक मोल, तो कितने KMnO4 के लगेंगे? तो ये 6 को उधर जो 10 है ये जाके डिवाइड करेगा और उसके बाद जो है ये इतने जो है ये इतने मोल्स लगेंगे MnO4 के। तो जरा इनको डिवाइड करें, तो डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा 0.6 मोल्स। तो सिंपल आपको इसमें इक्वेशन याद रखनी है। अगर इक्वेशन याद हो गई तो उसके बाद आपको राइट ऑप्शन को टिक करने में कोई इशू दरपेश नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल देखें जरा कि STP के ऊपर हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी है डेंसिटी ऑफ CCl4 ग्राम पर लीटर में। हमें मालूम है कि एक मोल जो है किसी भी गैस का, किसी भी चीज का CCl4 एट STP पे, वो हमारे पास बराबर होता है 22.414 लीटर के। तो यहां से हमारे पास वॉल्यूम तो आ सकता है, ये वॉल्यूम आ गया STP पे। अब हमें वॉल्यूम के साथ जो डेंसिटी का फार्मूला है वो आपको पता है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया, हमें चाहिए मैस। तो हमें ये भी मालूम है कि एक मोल जो है ये इक्वल होता है, क्योंकि अगर आपने वो मोलिक्यूलर मैस इसका पढ़ा हुआ हो तो मोलिक्यूलर मैस जो CCl4 का है वो होता है 154 ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये होता है कि एक मोल के अंदर कितने ग्राम है CCl4? 174 ग्राम है। तो एक मोल में कितनी 154 ग्राम जो है ये CCl4 मौजूद है। तो ये अगर हम इसको मैस लें और वॉल्यूम हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं तो डेंसिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो डेंसिटी बराबर है मैस 154 ग्राम और हमारे पास वॉल्यूम है 22.414 लीटर। तो इनको डिवाइड करें और उसके बाद आंसर निकालें, तो फाइनल आंसर होगा 6.875 ग्राम पर लीटर। तो ये इसमें से आप फाइंड आउट करें कि कौन सा राइट ऑप्शन है। तो जो हमारे पास ए है ये राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 15 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जो बेसिक स्टोचियोमेट्री के रिलेटेड थे, और उसके अलावा उसके साथ जो बेसिक छोटे मोटे सोल्यूशन और मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट थे ये थे। अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इन्हीं से अटैच बाकी न्यूमेरिकल्स हैं जितने भी आएंगे वो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए दिए जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे स्टोचियोमेट्री के, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के हैं उनसे मोल्स के और जो रेशो के हैं वहां से ड्राइव किए गए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो गैसेस के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, फिर जो थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड हैं, काइनेटिक्स में हैं, उनको अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और जो हम फिजिकल केमिस्ट्री के जितने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पूछे जा सकते हैं, पॉसिबल हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ केमिस्ट्री के जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं दूसरे पोर्शन से, एनालिटिकल से, ऑर्गेनिक से, उनको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको फर्दर वीडियोस जो हैं वो रिसीव होती रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर इसमें कोई चीज़ आप लोग समझते हैं कि वो स्किप हो गई है या उसको मिसमैनेज किया गया है तो वो भी आप अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।